Hello everyone, welcome to Entire Science. So let's continue our chapter 1 force. Now आज हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है? अब ग्रेविटी तो हमको पता है कि एक टाइप की वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है जो पे हम लोगों पे अप्लाइड होती है या किसी भी ऑब्जेक्ट पे यूनिवर्स में अप्लाइड होती है। बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है उसको समझते हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका कुछ डायमेंशन होगा या कुछ उसका एरिया होगा। अब उस एरिया के हिसाब से ग्रेविटी उसके ऊपर एक्सर्ट करती है। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो उस पर ग्रेविटी अलग तरीके से काम करेगी, अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो उस पर ग्रेविटी अलग तरीके से काम करेगी। पर याद रखना ग्रेविटी सब पे अपनी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही अप्लाई करेगी। अप्लाई का चेंज यहां पे इसलिए आ रहा है बिकॉज जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज होगा। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा इसका मतलब क्या है? तो डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, द पॉइंट एट विच द एंटायर वेट ऑफ समथिंग कैन बी बैलेंस इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब कि पूरा वेट एक पॉइंट पे अगर वो कंसंट्रेट हो जाए जहां पे मैं फोर्स अप्लाई करूं तो वो बैलेंस रहे ऑब्जेक्ट, तो वो हमारे पास कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इसी रीजन के वजह से चीजें बैलेंस हो पाती हैं। तो अगर मैं आउटसाइड देखूं तो सारी चीजें बैलेंस फॉर्म में है, ऐसा तो नहीं है कि सब इधर उधर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो वहां पे जो बैलेंस का रीजन है वो ऑब्जेक्ट का वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जिसके वजह से वो चीज वहीं की वहीं टिकी हुई है। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बोलूं तो प्रॉपर डेफिनेशन अगर एग्जाम में लिखने के हिसाब से आती है तो नीचे वाली लिखना, अगर अंडरस्टैंड करने के हिसाब से आती है तो ऊपर वाली प्रिफर कर सकते हो। नाउ डायग्राम में देखो कि अगर एक कोई पर्सन है, जैसे हम लोग वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। अगर कोई पर्सन खड़ा है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके जस्ट मिड ऑफ बॉडी पे होती है। अगर उसने एक लेग को टिल्ट करता है, सीन द सेकंड डायग्राम, तो अगर वो टिल्ट करता है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अगर वो थोड़ा सा और टिल्ट करता है अपने को तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और चेंज होती जाती है, जिसके वजह से एक ऐसा पॉइंट आता है कि हम लोग गिर जाते हैं। तो अगर मैं चलूं, अगर प्रॉपर मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है तो मैं गिर जाऊंगा। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे लिए इतनी मेजर रोल प्ले करती है रियल लाइफ में कि वो हमको बैलेंस वे में चलने के लिए, बैठने के लिए या कोई भी काम करने के लिए बैलेंस रखती है। यहां पे देखो सीसॉ, सीसॉ सेम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो सीसॉ का कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊं तो अगर यहाँ पे दो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे, एक राइट हैंड साइड पे, अगर दोनों का वेट इक्वल होता है तो ये सीसॉ एकदम बैलेंस फॉर्म में होगा। तो इसको इमेजिन करने का तरीका क्या है कि ग्रेविटी जब इस तरीके से अप्लाइड करती है जहां पे वो इक्वली अप्लाइड हो उस पे और वो ऑब्जेक्ट एकदम बैलेंस रहे, तो वो हमारे पास कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सीन द थर्ड डायग्राम, अगर सर्कस या जू वगैरह या किसी उसमें गए होंगे सर्कस में तो देखा होगा एक पर्सन रस्सी पे चल के दिखाता है। ज्यादातर रोड वगैरह पे भी ये शोज हो जाते हैं, देखते हैं कि रस्सी पे एक इंसान चल रहा है, तो जब वो रस्सी पे चलता है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बार बार चेंज हो रही होती है। तो उसको वो बैलेंस कैसे करे? तो कभी ध्यान से देखना, या तो उस पर्सन के हाथ एकदम स्ट्रेट होंगे जिसके थ्रू अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करता है, या तो उसके पास एक बहुत बड़ी स्टिक होगी जिसके थ्रू वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करता है। कोई भी इंसान बिना सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस किए हुए उस पर नहीं चल सकता। तो उसको बैलेंस करने के लिए उस पर प्रैक्टिस की जाती है एंड आफ्टर प्रैक्टिस वी कैन वॉक ऑन दैट रोप। तो इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिगार्डिंग हमें पता होने चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी ऑफ अ गिवन मास डिपेंड्स ऑन इट्स शेप। तो शेप कैसा होगा बॉडी का वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिसाइड करेगा। तो अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल समझाऊं कि मैंने एक लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ली है, उसका एक मैंने कुछ पार्ट ले रखा है, तो मेरे पास एक लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो उसके बीच में होगा, सीन द फर्स्ट डायग्राम। तो उसके सेंटर में हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पर अगर इसी वायर को मैं रोल कर दूं और उसे एक सर्कल बना देता हूं तो देखो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर में आ गई, मतलब कि चेंज हो गई। इससे हमें यह समझ में आता है कि किसी बॉडी का अगर शेप चेंज होता है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी क्या होती है? चेंज हो जाती है। तो ये पॉइंट याद रखना कि शेप चेंज होने की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी चेंज होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज विद इन द मटेरियल। तो यहां पे ग्रेविटी दो बार लिखा हुआ है, इसको हटा दो। तो हमेशा ग्रेविटी सेंटर पे ही नहीं लगती, जरूरी नहीं है कि वो विद इन द बॉडी हो, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मटेरियल के बॉडी के अंदर ही हो। तो अगर मैं एक हॉलो रिंग ले लूं, जो रिंग होती है
तो अगर मैं एक हॉलो रिंग ले लूं तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बीच में होती है, और हमें पता है कि हॉलो रिंग के सेंटर में उसका मास नहीं कंसिस्ट होता है, वो अंदर से खाली होता है, खोखला होता है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूरी नहीं है कि मास या मटेरियल ऑफ अ बॉडी के ऊपर ही अप्लाइड हो। तो यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो रिंग के लिए होगी वो कहां पे होगी, सेंटर में होगी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे काम करती है। नेक्स्ट, अब यहां पे कुछ शेप्स हैं मेरे पास, रेगुलर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स जिनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने शेप्स पढ़ रखे हैं, सर्कल, रेक्टेंगल वगैरह वगैरह। तो उनमें अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस करना चाहता हूं तो देखो क्या है यहां पे। तो सी इन द टेबल कि अगर एक रॉड है तो रॉड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगी। बोर्ड्स में से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्लाइड होती है। तो अगर मैं कोई शेप दे दूं जो कि हमें नोन हो, जैसे कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल या सर्कुलर डिस्क, तो उसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता होना चाहिए। तो सी, रॉड पे यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बीच में लगती है, और पोजीशन उसकी क्या होती है, मिड पॉइंट ऑफ अ रॉड। और लोकेशन में बात करूं तो लोकेशन मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे एक्सर्ट हो रही है, तो विद इन द मटेरियल। अगर मैं एक सर्कुलर डिस्क लेता हूं तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बीच में होती है, और उसकी पोजीशन क्या होती है, ज्योमेट्रिक सेंटर। और ये भी क्या होता है हमारे पास, विद इन द मटेरियल। अगर मैं बात करूं एक सॉलिड स्फीयर की, तो सॉलिड स्फीयर की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो भी सेंटर में होती है, तो ज्योमेट्रिक सेंटर में होगी। बट ऑब्वियसली बात है कि कोई भी सर्कुलर चीज होगी तो उसका जो मिड पॉइंट होगा, तभी तो हम लोग रेडियस लेते हैं या डायमीटर लेते हैं, वो पॉइंट जहां से सर्कल इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर बैलेंस फॉर्म में फोर्स को बैलेंस रखना चाहती है तो वो कहां पे अप्लाइड होगी, सेंटर में अप्लाई होगी। तो इस रीजन से हमारे पास स्फीयर हो या सर्कुलर कोई भी चीज हो, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोस्टली बीच में ही रहती है। विद इन द मटेरियल, तो इसका जो लोकेशन होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कहां पे होगा, विद इन द मटेरियल। अगर यहाँ पे हॉलो स्फीयर होगा तो हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बीच में होगा, पर अगर वो अंदर से खाली है तो भी उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में ही होगी। तो हम लोगों का जो सेकंड पॉइंट था इंपॉर्टेंट, यहां पे हमें वो क्या समझाता है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि वो मटेरियल ऑफ अ बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो। जहां पे मटेरियल का मास या मैटर ना प्रेजेंट हो वहां पे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सर्ट हो सकती है। तो किसी हॉलो बॉडी के लिए इनसाइड होती है, सीन द हॉलो स्फीयर, तो उसकी पोजीशन होती है ज्योमेट्रिक सेंटर, और लोकेशन उसकी याद रखना आउटसाइड द मटेरियल होती है। सिमिलरली अगर मैं सॉलिड सिलेंडर की बात करूं तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होती है जहां पे उसका मैटर कंसिस्ट नहीं होता है, और इसका कहां पे होता है, वो मिड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो एक्सिस ऑफ अ सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो उसी बीच में हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी होती है, और ये होती है विद इन द मटेरियल। हॉलो सिलेंडर की अगर मैं बात करता हूं तो हॉलो सिलेंडर में बीच में होती है, अच्छा यहाँ पे याद रखना सॉलिड सिलेंडर, मैंने मिस कर दिया इस चीज को, सॉलिड सिलेंडर है तो बीच में ही होगा। अगर हॉलो सिलेंडर है जहां पे उसका मैटर कंसिस्ट नहीं भी कर रहा है वो वहां पे होगा। तो हॉलो सिलेंडर में याद रखना कि जहां पे हॉलो मतलब के अंदर से खोखला, मैटर नहीं है, तब भी वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सर्ट कर रही है, और सॉलिड मैटर है तब भी वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में ही है। तो दोनों को यहाँ पे कंपेयर करना और समझना कि ये सेकेंड पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा रहा है कि अगर मैटर है और मैटर नहीं है, कंसिस्ट नहीं है वहां पे मटेरियल, तो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों की बीच में ही अप्लाइड होती है। तो ये दोनों अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग सर्कुलर रिंग की, तो सर्कुलर रिंग की ऑब्वियस सी बात है कहां पे होगा, सेंटर में, सेंटर ऑफ द रिंग और आउटसाइड द मटेरियल। अगर ट्रायंगुलर लेमिना है मेरे पास या कोई ट्रायंगल है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में लगेगी जहां पे वो अपने सेंटर पे बनाएगा। मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, जहां पे मीडियन किसी भी ट्रायंगल के इंटरसेक्ट करते हैं वो उस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहलाता है, और यहाँ पे ट्रायंगल बैलेंस रहता है। तो अगर मैं ट्रायंगल को वहां पे पॉइंट आउट करके वहां पे रख दूं तो वो बैलेंस रहेगा, वो गिरेगा नहीं इधर उधर, तो वो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाती है। कहां पे होता है लोकेशन, विद इन द मटेरियल, ये भी पॉइंट याद रखना है। और कुछ बेसिक चीजों की अगर मैं देख लेता हूं तो यहाँ पे देख लो, मैंने उसको सर्कुलर रिंग के लिए देख लो सेंटर में है, सर्कुलर डिस्क के लिए भी सेंटर में है, ट्रायंगुलर लेमिना के लिए भी देखा हम लोगों ने सेंटर में है। रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल में अगर मैं उसके साइड से लाइन को खींचता हूं जहां पे सेंटर बनता है वो उसकी क्या कहलाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अगर कोई रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट उठा के देखोगे तो उसका अगर तुम्हें बैलेंस करना है तो उसको बीच में रखो, तो बीच में अगर तुम उसको पुटअप करोगे तो वहां पे ग्रेविटी इक्वल अप्लाई करती है और वहां पे वो ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाएगा। तो रेक्टेंगल के लिए कहां होती है, उसके सेंटर में। पैरेललोग्राम उसके भी सेंटर में होती है क्योंकि वो साइड से सारे इक्वल डिस्टेंस शेयर करते हैं, और इक्वल डिस्टेंस यहाँ से शेयर करेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बीच में आएगी। स्क्वायर, स्क्वायर के लिए ऑब्वियसली बात है सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में ही आनी है। रॉड्स के लिए बीच में आता है। अगर रॉड को मैंने बताया था पिछले एग्जांपल में कि अगर रॉड को मैं सर्कल कर दूं तो उसका वो हॉलो में आ जाता है।
सिलेंडर की बात कर लेते हैं, तो अगर सिलेंड्रिकल कोई शेप है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे अप्लाइड होगी, बीच में अप्लाइड होगी। इससे ज्यादा शेप्स तुम्हें डिस्कस नहीं करने हैं, इससे ज्यादा एग्जाम में पूछे भी नहीं जा सकते, बट जितने मैंने यहाँ पे डिस्कस किए उसको अच्छे से मेमोराइज रखना। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहले समझने से हमें यह जानना है कि मोशन क्या होता है सर्कुलर केस में। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा है, मतलब कि उसकी जो रोटेशन है सर्कल की तरफ मूव कर रही है, तो वो क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट चलती है, जैसे हम लोगों ने रोटेशनल अपना टॉपिक कवर किया था, तो उसमें मैंने बताया था कोई बॉडी अगर रोटेशनल मोशन कर रही है तो वो रोटेशनल मोशन हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है या ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है तो वो एक सर्कुलर मोशन कहलाता है। तो अगर वो बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्पीड कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। तो अगर कभी साइकिल चलाया होगा पार्क पे, सर्कुलर अगर कोई पार्क है तो वहां पे अगर साइकिल कभी चलाया होगा तो ये चीज नोटिस की होगी, या तो एनुअल स्पोर्ट्स डे में स्कूल में रन किया होगा, तो एक चीज नोटिस की होगी, जब हम लोग सर्कुलर पाथ पे भागते हैं तो कॉन्टिन्यूसली ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ऑब्जेक्ट कभी यहां होता है, कभी यहां होता है, कभी यहां होता है, और ऑब्जेक्ट की जब से जैसे डायरेक्शन चेंज होती है वैसे वैसे उसके स्पीड पे भी क्या आता है, इफेक्ट आता है। अगर बहुत कर्व एज होता है तो स्पीड पे इतना इफेक्ट आता है कि अगर बॉडी बैलेंस ना हो तो गिर भी जाता है इंसान। तो ये इसलिए आता है क्योंकि सर्कुलर पाथ में जब बॉडी रोटेट होती है, मतलब कि मोशन कर रही होती है, तो उसकी डायरेक्शन बार बार कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही होती है और उसकी स्पीड भी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है। Thus, the motion is said to be accelerated motion। और इसी रीजन से जब हम लोग सर्कल में मोशन करते हैं तो उसकी स्पीड चेंज होती है और इसी को हम लोग उसका एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो वो एक्सेलरेट होती रहती है कॉन्टिन्यूसली। इसका मतलब है कि वो अपनी स्पीड या वेलोसिटी को कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रही होती है वहां पे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखने से पहले अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन बताऊं तो व्हेन बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर सर्कल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये पॉइंट याद रखना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड में यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरी डेफिनेशन भी प्रेफर कर सकते हो, कोई वो नहीं है। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो मेमोराइज करने में इजी लगे, जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी तुम्हें इजी लग रही हो, दोनों याद कर सकते हो। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई बॉडी अगर सर्कल मोशन कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड में, उसी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाता है। एग्जांपल्स देखते हैं। सी इन द फर्स्ट डायग्राम, अर्थ जनरली अर्थ के बाहर जो सैटेलाइट्स हैं जिसकी वजह से हमारा फोन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम काम कर रहा है, तो वो सैटेलाइट्स क्या होती हैं, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होती हैं। इसी वजह से हम लोग लाइव स्पोर्ट्स देख पाते हैं, क्रिकेट वगैरह जो हम लोग देख पाते हैं वो लाइव टेलीकास्ट हम लोग सैटेलाइट की वजह से देख पाते हैं, क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है और हमें पता होता है कि वो कितने देर में एक मोशन को करेगा, अपने सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा वो सैटेलाइट अर्थ के सराउंडिंग में, और वो हमेशा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही करता है। दूसरा, ये जो हमारे पास बड़ा सा एक झूला लगा हुआ है इसमें, तो इसमें देखो सर्कुलर मोशन में होता क्या है कि यहाँ पे जो ट्रैक है ये हमेशा एक सर्कुलर पाथ में, मतलब कि इसका जो पाथ है वो चेंज नहीं हो रहा है और इसकी स्पीड भी हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। तो जब इसकी स्पीड नहीं चेंज हो रही, यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट है, तो उसका जो मोशन होगा वो भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे स्पोर्ट्स डे में रनिंग होती है तो अगर कोई एथलीट ग्राउंड में भाग रहा है, उस ग्राउंड का एरिया फिक्स है और उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म स्पीड से अगर वो भाग रहा है, तो वो भी एक एग्जांपल हो सकता है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। नेक्स्ट, यहां पे थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं कि एंगल और डायरेक्शन का वहां पे क्या सीन है। तो अगर यहां पे मैं एक रस्सी से एक स्टोन को टाई अप कर दूं और उसको मैं रोटेट करूं, तो जितनी ज्यादा यहां पे लेंथ होगी, जितनी ज्यादा मेरे पास रोप की लेंथ होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग वो एक सर्कुलर पाथ एक्वायर करेगा स्टोन, उसी के अकॉर्डिंग वो सर्कुलर एक पाथ एक्वायर करेगा स्टोन। और वो सर्कुलर पाथ एक्वायर करने के बाद अगर मैं अपने फोर्स को बैलेंस रखूं तो ये सर्कुलर मोशन जो होगा वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो यहां पे जरा डायग्राम में देखो कि स्टोन किस तरीके से मूव कर रहा है। अगर मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई है तो सी वो यहां पे इस तरीके से मूव कर रहा है, तो यहां पे देखो कॉन्टिन्यूअसली पहले उसकी स्टोन की पोजीशन कहां थी, पहले वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, फिर जब वो यहां पे आया तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, साउथ हो गई, फिर जब वो यहां पे आएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन वेस्ट हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन यहां पे वेस्ट हो जाएगी।
फिर जब वो वेस्ट से यहां पे पहुंचेगा तो वेस्ट के बाद उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहां पे नॉर्थ हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमारे पास कॉन्टिन्यूअसली देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट मींस डायरेक्शन के साथ साथ उसकी स्पीड पे भी इफेक्ट आएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज योर नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पर एक और चीज, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, पर स्पीड अगर कांस्टेंट रख दूं तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म दोनों ही मोशन हो सकते हैं सर्कल में, बट डिपेंड करता है अगर स्पीड कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है तो वो यूनिफॉर्म कहलाएगा, नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। सिर्फ आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू।